तो हम लोग क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो एक एनसीईआरटी के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में पदार्थ के गुण, पदार्थ की विशेषताएं और पदार्थ की अवस्थाएं को देख लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे क्लास में, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने बार बार बोला है कि जितने भी हाईलाइट हमने किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी की दृष्टि से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या पदार्थ अपनी व्यवस्था को बदल सकता है। तो अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। मैंने पिछले क्लास में बता दिया कि जल मतलब द्रव ठोस में भी रहता है, गैस में भी रहता है और द्रव मतलब जलवाष्प के भी रूप में रहता है। मतलब ठोस, बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। कैसे रहते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा दर्शाया गया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ठोस, ठोस जैसे बर्फ है ना, देखिए ठोस, ठोस जैसे बर्फ में रहेगा, द्रव, द्रव जैसे जल में रहेगा और गैस, गैस जैसे जलवाष्प यानी गैस में रहेगा। ये हुए ठोस मतलब द्रव है जो तीनों अवस्था में रहता है। ठोस के रूप में बर्फ रहेगा, द्रव के रूप में जल रहेगा और गैस के रूप में जलवाष्प रहेगा। अब देखिए व्यवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। चलिए हम लोग इस प्रश्नों का उत्तर एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप क्या कहता है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब देखिए क्रियाकलाप है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें। क्या लें, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें। अब देखिए हम लोग एक टुकड़ा लेते हैं बर्फ का। देखिए चित्र ए को देखिएगा, यहाँ देखिए चित्र ए है। यहाँ हमने एक बीकर लिया, ये बीकर है, इसमें 150 ग्राम बर्फ, देखिए 150 ग्राम बर्फ हमने डाल दिया, 150 ग्राम बर्फ डाला। अब क्या करा, एवं चित्र 1.6 के अनुसार, 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा है। देखिए एक थर्मामीटर यहाँ पर है, ये थर्मामीटर को यहाँ पर, ये थर्मामीटर बर्फ को छू रहा है। इसको हम अब देखिए धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें, धीमी आंच पर बर्फ को गर्म करना, बीकर को गर्म करना शुरू करें। देखिए यहाँ पर नीचे बर्नर भी लगा हुआ है गर्म करने के लिए। अब जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान को नोट करना है। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो तापमान फिर से नोट करना है। अब कह रहा है ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन का प्रेक्षण नोट करना है, ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले प्रेक्षण को नोट करना है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें, इसमें देखिए कांच की छड़ भी डाला हुआ है, इसे एक ये देखिए ये वाला है जो कांच की छड़ है, ये वाला बीकर में कांच की छड़ है। और जब तक जल उबलने लगे थर्मामीटर के माप पर हिलाते हुए गर्म करें और जब तक जल उबलने ना लगे थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रख रहे हैं जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। ये तो क्रियाकलाप है, इसमें क्वेश्चन अब तो वहाँ पर क्या क्या लेना था वो दर्शा दिया गया और क्या करना था वो अब यहाँ क्वेश्चन बना। जल के द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रेक्षण नोट करना है। तो चलिए इसका हम आंसर क्या था, क्वेश्चन अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है और अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज बढ़ जाती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बता दिया है कि ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसका आंसर आया अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। अवस्था परिवर्तन के पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए गतिज ऊर्जा में मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन होने लगते हैं। मतलब अवस्था परिवर्तन के पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ये तो हो गया उस दोनों क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा, मतलब जब हम बर्नर को गर्म करते हैं तो ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को कमजोर कर देती है। जो ठोस का आकर्षण बल है बर्फ का, मतलब बर्फ का आकर्षण बल है उसको कमजोर कर देती है, मतलब आकर्षण बल को पार कर लेती है, कमजोर कर देती है, जिस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर, मतलब जो ठोस होगा, जैसे इसी कलम को हम गर्म करेंगे बहुत ताप पर तो ये धीरे धीरे इससे कण आकर्षण बल कमजोर होते जाएगा और ये पिघल जाएगा।
पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ देती है। तो इसका इस जिस कारण इसे गम करेंगे तो ये अपना जैसे इसका बनावट है इसका नियत स्थान टूट जाएगा, तो छोड़कर अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। क्या? अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है। जितने हम जैसे ही बर्फ को हम गर्म करेंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उसका गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उसका गलनांक कहा जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहा जाता है। तो बर्फ का गलनांक अब कितना होता है? तो देखिए, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। अब देखिए, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को सामर्थ्य को दर्शाता है। अब देखिए, जैसे यही था इसका ठोस का गलनांक कणों के बीच के आकर्षण बल को किसे दर्शाएगा? ये बहुत कम है। इसको गर्म करने के लिए हमें और अधिक ऊष्मा चाहिए। जैसे बर्फ को तो 273 डिग्री केल्विन पर गला लिया जाएगा, लेकिन इसको गलाने के लिए थोड़ा और ऊष्मा की ज़रूरत होती है। वही बोल रहा है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना कड़ा ठोस होगा उतना ज़्यादा उसका आकर्षण बल होगा। जितना ज़्यादा ठोस होगा उतना ज़्यादा उसका आकर्षण बल होगा। अब देखते हैं गलने की प्रक्रिया, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को एक और कहते हैं। देखिए, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहा जाता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठीक है, तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? ये ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कहाँ जाती है? अब इसको हम देखते हैं। चलिए, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। मतलब तापमान स्थिर रहता है। पहला पॉइंट हो गया। उसमें ऊर्जा में कहा जाता है 3 पॉइंट है इसमें, तापमान स्थिर, गुप्त ऊष्मा और संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। पहला था गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। मतलब तापमान स्थिर रखकर ही मतलब किसी ठोस पदार्थ को गलाया जाता है। अब देखिए, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। बीकर मतलब जब हम बर्फ को पिघला रहे तो उसमें बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। अब इस लाइन को आप लोग समझिएगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। देखिए, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल मतलब जो ठोस पदार्थ है उसके बीच आकर्षण बल जो होता है उसको कमज़ोर करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ठोस के अपने कुछ आकर्षण बल होंगे, उसको हम कमज़ोर करेंगे और दूसरी अवस्था को बदलने के लिए ही ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। मतलब बर्फ़ को द्रव में परिवर्तित करना है तो उसमें ऊष्मा देना ही होगा। अब देखिए, चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए, मतलब तापमान को स्थिर रखना है, बिना किसी तरह की वृद्धि स्थिर रखना है, इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। मतलब जब तापमान स्थिर रहेगा तो बर्फ के अंदर जो ऊष्मा है उसको सोख लेगी, ऊर्जा को सोख लेगी। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। मतलब बीकर जो ऊष्मा होती है वो बीकर में ही छुपी रहती है, ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन था ना उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है, तो यही आंसर था कि मतलब जो तापमान था बिना किसी तरह वृद्धि था, मतलब तापमान स्थिर है, इसी उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर ली, मतलब अपने अंदर वो सोख ली, बर्फ अपने अंदर सोख ली। और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। जैसे बीकर में जो सामग्री सब बर्फ लिए हैं तो उसी में वो उसमें ऊर्जा छुपी रहती है। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो उसमें ऊर्जा वो यहाँ देखिए यहाँ वशीभूत मतलब आकर्षण बल को कमज़ोर कर देती है और वो अपनी दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने लगती है। यहाँ गुप्त की अभिप्राय छुपी हुई से है। यहाँ जो गुप्त ऊष्मा है इसका अभिप्राय क्या है? छुपी हुई, मतलब छुपा हुआ है। क्या छुपा? तो ऊष्मा उसमें ऊर्जा उसमें छुपा हुआ है। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बनेगा? वायुमंडलीय दाब पर क्या? वायुमंडलीय दाब पर क्या? 1 kg ना कि 100 ग्राम। 1 kg
ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका अर्थात क्या मतलब क्या हुआ? अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा में अधिक होती है। मतलब जल के कणों की ऊर्जा, जल में जो कण की ऊर्जा रहेगी उसी तापमान पर, जितना तापमान स्थिर रखने पर उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। मतलब जो जल के कण को, अब देखिए अब यहाँ जल से वाष्प में बनने वाला है, तो जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, बर्फ नहीं अब जल, तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। सही बात है, उसमें तापमान बढ़ाने से कण की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो कण की अधिक तेजी गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाती है। इससे हम जल को गर्म करेंगे। हम जल को जब बीकर में लिए हुए जल को हम जब बर्नर की मदद से गर्म करेंगे तो एक ऐसा निश्चित तापमान आएगा जहाँ पर परस्पर आकर्षण बल को तोड़ देगा। मतलब वो आकर्षण, जल के आकर्षण बल को कमज़ोर कर देगा और वो स्वतंत्र हो जाएगा। मतलब जो जल है वो वाष्प के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, मतलब वायुमंडलीय का कोई भी तो एक तापमान होगा जिस पर वह तापमान, जिस द्रव पर वह उबलने लगता है उसका उसे क्वथनांक कहते हैं। मतलब द्रव से गैस में बदलने की क्रिया तो वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? एक समष्टि गुण है। क्वथनांक क्या? एक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव को इतनी ऊर्जा मिल जाती है गर्म करने से कि वे अपनी अवस्था को बदल कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अब जल के लिए तापमान होगा 373 केल्विन बराबर 273 + 100। ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। जल के लिए तापमान होता है 373 केल्विन, मतलब 373 केल्विन पर वो अपना वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। अब देखिए आंसर कि 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण, देखिए यहाँ पर है वाष्प के कण में उसी तापमान पर पानी के कणों के अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान पर भाप, जो भाप होती है मतलब जलवाष्प होती है, और जो जल के कण होंगे उससे तापमान का भाप होगा जो तापमान पर पानी के कणों के अपेक्षा अधिक होगी। मतलब भाप अधिक होगा। इसको हम एक प्रयोग से हम बताते हैं। जैसे देखिए, आप एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए और एक फूली हुई रोटी लीजिए। गर्म पानी में उंगली डालिए और फूली हुई रोटी में उंगली डालिए। सबसे ज़्यादा किस में आपको दर्द एहसास होगा? हमें गर्म फूली हुई रोटी में ही ज़्यादा दर्द एहसास होगा, क्योंकि उसमें जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, मतलब छुपा के रखती है, और वो जो जल होती है वो सीधे ऊष्मा को बाहर करती है। अब देखिए यहाँ पर था कण उसी तापमान पर पानी की कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। मतलब जो रोटी फूली हुई होती है उसके अंदर जो भाप होता है वो अपने गुप्त ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर लेती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर, जितना तापमान जल पर लीजिए उसी तापमान पर फूली रोटी पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। हमें ज़्यादा दर्द महसूस फूली हुई रोटी में उंगली डालने से होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। भाप के कण अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिए है। चलिए अब देखिए, ये एक डायग्राम है, इसको हम समझते हैं। जब ठोस ऊष्मा को ऊष्मा हम देंगे, ठोस अवस्था को ऊष्मा देंगे, क्या बन जाएगा? द्रव अवस्था बन जाएगा। और द्रव अवस्था को ऊष्मा देंगे, क्या बनेगा? गैसीय अवस्था बनेगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब गैस को हम जब शीतलता प्राप्त करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव अवस्था बन जाएगा। और द्रव को हम शीतलता देंगे तो ठोस बन जाएगा। अब देखिए, जैसे हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो पानी क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ठोस को हम गर्म करेंगे, द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। वही इस मतलब डायग्राम का आंसर हुआ। अब देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि तापमान
तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे हमने ठोस को द्रव में बदल, द्रव से गैस में बदल दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक बदल सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ने यहाँ तक तो देख लिया कि कैसे ये तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ठोस जो है द्रव में और द्रव जो है गैस में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था में सीधे गैसों में वापस ठोस में बदल जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही, मतलब द्रव अवस्था में आए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। मतलब द्रव बीच में आता ही नहीं है। अब क्या होता है, अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको भी हम लोग समझते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा कपूर लें, इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल लें। मतलब एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर चूर्ण का मतलब पीस कर डाल लेना है। एक कीप को उल्टा करके उसकी प्याली के ऊपर रख दें। अब देखिए, यहाँ पर अथी भी है, मतलब फिगर भी है। एक रुई का देखिए कीप है, इस कीप को ढक दिया गया ऊपर। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा, देखिए रुई का टुकड़ा है, रुई का टुकड़ा लगा दिया गया है, रख दें। जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया, देखिए जैसे चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करना है, बीकर ला बर्नर लगा, अब इसको धीरे धीरे गर्म करना है। अब देखेंगे कि इसमें क्या हुआ। देखिए क्या होता है, बताते हैं कि उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहेंगे। जब आप कपूर की गोली को आप लोग गर्म कीजिएगा तो ये द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में चली जाती है। देखिएगा, वहाँ पर एक कपूर को अगर जलाइएगा तो सीधे वो जलकर गैस मतलब द्रव अवस्था आएगा ही नहीं। अब देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव, यहाँ का क्या पढ़ा है हम लोग, दाब परिवर्तन का प्रभाव। मतलब जब पदार्थों पर हम दाब देते हैं तो क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। मतलब पदार्थों के अपने अपने गुण होते हैं। ठोस में कुछ अंतर आना, मतलब कम, बहुत ज़्यादा था आकर्षण बल, द्रव में कम था, गैस में बहुत ही कम था। तो वहीं कह रहा है घटक कणों के बीच की दूरी के अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक है, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न में क्या होगा। अब किसी सिलेंडर, जैसे गैस सिलेंडर, उसको गैस पर दाब लगाने से संपीड़न क्या होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ के संपरिवर्तन हो सकता है। अब देखिए, एक फिगर भी दिया हुआ, हम इस फिगर को भी समझेंगे। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। क्या, आप देखिए यहाँ पर क्या था, किसी सिलेंडर में भरी गैस दाब लगाने संपीड़न करने पर क्या होगा। तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों में समीप आ जाएगा, पदार्थ के कण समीप आ जाएगा। अब दाब के बढ़ने और तापमान घटने पर गैस द्रव में बदल सकती है। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो हाँ, इसके कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी क्योंकि कण समीप आ गया। और इसके कणों की दूरी कम हो जाएगी, तो हाँ दूरी भी कम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने से घटते पदार्थ के परिवर्तन, हाँ परिवर्तन होगा। क्यों होगा कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर गैस द्रव में बदल सकती है। क्या, द्रव में बदल सकती है। अब इस फिगर को हम लोग देखते हैं। चलिए, इस फिगर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, पहले एक सिलेंडर लिया गया, इसमें एक पिस्टन लिया गया और यहाँ देखिए ये है कण। इसको हम पिस्टन को अगर दबाएं, सीधा सा दबाते हैं तो देखिए और कम हो गया, कम हुआ ना। देखिए यहाँ पर कम हुआ, दाब बढ़ाने पर देखिए कण समीप आ गया। अब देखिए इसको और अगर दबाइएगा तो ये बहुत कण, इससे कमी समीप और कण समीप आ जाएंगे। इसीलिए दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। पहले दाब बढ़ाएं तो पहले इतना कण मतलब जगह खाली था, अब फिर दाब लगाएं तो इतना मतलब और थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और ज़्यादा दाब लगाए तो इसके कण और समीप आ गए। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर हो। अब देखिए सर, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब शुष्क बर्फ, इसको शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। देखिए जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब शुष्क बर्फ को आप देखिएगा कि वो बिना द्रव अवस्था में आए ही वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क बर्फ का ये गुण है
कि एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है ना शुष्क, हम पहले बताया था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। मतलब पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस के बारे में ठोस, द्रव और गैस, ये है पदार्थ की कितनी अवस्था, 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। दाब लगाएंगे गैस सीधे मतलब द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तापमान भी स्थिति रखती है। अभी हम लोग बर्फ की एक एग्जाम्पल देखा था। अब इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए जब ठोस को हम ठोस को हम द्रव में बदलेंगे, देखिए यहाँ पर संगलन की अवस्था होगी। क्या होगी, संगलन की अवस्था होगी। और द्रव को हम लोग ठोस में रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जम जाएगा। अब देखिए द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। और जब गैस को हम लोग ठंडा करेंगे तो संघनन विधि कहलाएगी। अब देखिए ठोस को गैस में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन, क्या ठोस को सीधे गैस में बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर का था। और गैस को सीधे ठोस में इसे निक्षेपण, क्या था, ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है और द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमना कहलाती है। जिस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाएगा उसे वाष्पीकरण, और जिस तापमान पर गैस द्रव में बदल जाएगा उसे संघनन। और यहाँ पर जिस तापमान पर ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन, और गैस उस तापमान पर जिसमें बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस में बदल जाए तो निक्षेपण कहा जाता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक दाब परिवर्तन के प्रभाव तक तो पढ़ लिया। अब इससे आगे है वाष्पीकरण, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और मैंने पहले ही बताया ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इसके चैप्टर जब खत्म होगा तो एक एक प्रश्न का हम डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। अभी मैं अपने चैप्टर को पहले ख़त्म कर लेते हैं। ये हमारे आसपास के पदार्थ देखिएगा, आगे हम लोग वाष्पीकरण को आगे हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।